कोई व्यक्ति कम कमाए या ज्यादा कमाए, पर उसके लिए तो उसकी इनकम 100% होती है। जैसे इस समय मेरी जेब में 1 भी रुपया है, पर जो भी है वो कोई है पैसे जमा करने वाला है, हाँ 1 भी रुपया नहीं आने वाला, इतनी गरीबी चल रही। लेकिन जो भी है कितने, कुछ भी, जो भी है वो मेरे लिए 100। अब मान लो हमको आम खाना हो, जामुन खाना हो, स्ट्रॉबेरी खानी हो, अमरूद खाना हो, पपीता खाना हो, अनार खाना हो, कुछ भी खाना हो, हमको अपने इन्हीं रुपयों से तो करना पड़ेगा जो है ये है। जो भी हमको इसी से तो मैनेज करना है ना, तो वो मेरे लिए परसेंटेज में कितने, 100। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की आय प्रतिशत में कितनी होगी, 100%। अब इस सवाल में बोला कि ये लोग अपनी आय का 75, 70 और 80% खर्च करते हैं। 75, 70 और 80। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च किया तो बचा कितने परसेंट, 70 खर्च किया तो बचा कितना, 20। और 80 खर्च किया तो बचा कितना, 20। इनका रेशियो निकालो। ये किस चीज का रेशियो निकालने जा रहे हैं, बचत। ये क्या था, खर्च। और इनकम तो 100% होती। इनकम किसी भी की कम हो या ज्यादा हो, प्रतिशत में तो सही होती है ना। 100 में से 75 खर्च कर दिया, 25 बचा। 70 खर्च किया, 80 बचा, 30 बचा। 80 खर्च किया, 20। अब बचत का ये प्रतिशत है, इसका रेशियो निकालो। रेशियो निकालोगे तो 5, 5, 5, 6 और 5, 4। ये मेरे हिसाब से इनकी बचत का रेशियो, मेरे हिसाब से क्या है रेशियो, 5, 6। ये रेशियो मेरे हिसाब से, ठीक है, काहे का रेशियो। और सवाल में भी देखो इनके बचत का रेशियो दिया है, 20, 9, 8, 20, 9, 8, 9 दिया है। यस सर। नो दिया है, दिया है। ठीक, इसमें करना क्या होता है, हमने जो बचत का रेशियो निकाला है और सवाल में ये सवाल की बचत, ये क्वेश्चन में दे रखा है, अपनी वाली बचत के रेशियो से सवाल वाली बचत के रेशियो को भाग करना है, उससे निकलता क्या है, इनकम का रेशियो। क्यों, तो समझो, अगर हम चाहें कि मेरे खर्च के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च के प्रतिशत में परिवर्तन ना हो, और फिर भी मेरी बचत दुगनी हो जाए, तो इसका एक ही तरीका होता है, इनकम दुगनी। खर्च का प्रतिशत समझते हो, जैसे अभी मान लो तुम लोग की कुछ भी इनकम नहीं, समोसे खाते होंगे तो कचौड़ी गली में जाके खा लोगे समोसे, 10-12 रुपए में 2 समोसे आ जाए। थोड़ी सी इनकम सही हो जाएगी तो 10 रुपए वाला समोसा खाने लगोगे, थोड़ी सी इनकम और सही हो जाएगी तो जागती का समोसा खाने लगोगे 15 वाला, थोड़ी सी इनकम और सही हो जाएगी तो वहां पे बैठ के समोसा खाने लगोगे जहाँ पे एसी हॉल हो और छोले में पनीर भी हो, पनीर की सब्जी मिक्स करके छोले को दिया, खाओगे तुम समोसा ही, हाँ समोसा ही रहे, लेकिन इनकम बढ़ने से खर्च बढ़ता जा रहा है ना, इनकम के अनुसार खर्च हो रहा है। जब बिल्कुल इनकम नहीं होगी तो कचौड़ी गली वाले समोसे खाओ, सबसे किनारे नहीं देता, अभी भी शायद 10 रुपए के 2 देता है, देखा है गरीबों को खाते। हाँ तुम समोसे ही रहे, बस लोकेशन बदलती जा, है ना। जैसे जैसे तुम्हारी इनकम का सोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे समोसे का फ्लेवर बढ़ेगा, खाओगे समोसे ही। इंसान अपनी पसंद नहीं बदलता, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो तुम कुछ और खाने लो, तुम्हें समोसा अच्छा लगता है समोसे ही खाओ। हमको छोला भटूरा अच्छा लगता है शुरू से, तो हमने ठेले पे खड़े होकर भी सब छोले भटूरे खाए,
ठेले पे खाने के लायक रुपए रहते थे मेरे पास। तो अभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो छोला भटूरा बोल देते हैं, साथ वाले अजीब सा चेहरा बना देते कि मतलब इतनी सारी डिशें हैं, इन्हें छोला भटूरा ही मिला है। लोग हमें ज्ञान भी देते हैं और ये बहुत होता है अपने पास रखते। एक तो इसी को खाने से पेट भरेगा, 2 भटूरे विद छोला सलाद रायता खा लोगे तो पेट भरेगा। मान लो पाव भाजी खा लो, पाव पता ही नहीं चलता कहाँ से। एक पाव भाजी से पेट ही नहीं भरता, कम से कम छोला भटूरा खा लो तो कुछ है ना। कुछ लोग चिली पटेटो खा लेते भाई, पता ही नहीं चलता थोड़ी देर कुछ खाया, कुछ टिक्की खा लो। अब अरे कुछ एहसास तो हो भाई कि कुछ खाया है। इसको भी गर्म पानी काहे कहते हैं, क्योंकि एहसास नहीं होता कि चाहिए। इंसान की पसंद नहीं, बस जो पसंद है तुम खाओगे वही, चाहे इनकम जितनी हो। मान लो तुम्हारे पास अनाप शनाप पैसा आ जाए, अब तुम्हें जो पसंद है वही तो खाओगे। अनाप शनाप पैसा आ जाएगा तो कुंदरू थोड़ी नहीं पसंद आने लगेगा। कुंदरू से कल भी नफरत थी, कुंदरू से आज भी नफरत है, कुंदरू से आगे भी नफरत रहेगी। पसंद है कुंदरू। इसके इसमें है क्या कि मेरे हिसाब से बचत कितनी 5, सवाल में बचत कितनी, तो बचत 4 गुनी है कि नहीं। तो अगर बचत 4 गुनी है तो इसकी इनकम भी 4 गुनी होगी, मतलब 4 के रेशियो। ठीक है, हमने क्या समझाया कि अगर तुम खर्च के प्रतिशत में परिवर्तन नहीं करते हो फिर भी तुम्हारी बचत दुगनी हो जाए या तिगुनी हो जाए या 4 गुनी हो जाए, तो ये तभी हो सकती जब तुम्हारी इनकम दुगनी तिगनी या 4 गुनी। अगर इनकम दुगनी हो गई तो बचत अपने आप दुगनी हो जाएगी, इनकम 3 गुनी हो गई तो बचत अपने आप 3 गुनी हो जाएगी। खर्च तुम जैसे करते हो वैसे करते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से बचत कितनी 5, सवाल में बचत कितनी 20, भाग कर दिया तो इनकम, ये इनकम का रेशियो है। 9 को 6 से भाग किए डेढ़, डेढ़ आएगा। ऐसे 3 3 9, 3 2 6, 3/2 का मतलब 8 को 4 से भाग किए, तो ये इनकी किस चीज का रेशियो। शुरू से एक बात बता, देखो खर्च का प्रतिशत तो सवाल में दिया 75 70 80 है। हमने क्या बताया, हमने बोला कि किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती, 100 में से अगर 75 खर्च कर रहा तो बचा कितना रहा 25, 70 खर्च कर रहा तो बचा रहा 30, 80 खर्च कर रहा तो बचा रहा। मेरे हिसाब से ये क्या है बचत। हमको इसे रेशियो में बदलना, तो रेशियो में बदलने के लिए जिससे कटता है काट दो। तो ये तीनों संख्या किससे कटती है 5 से इसको काटा तो 5, 5 से इसको काटा 6, 5 से इसको काटा 4। ये मेरे हिसाब से इनकी बचत का रेशियो। और बचत का रेशियो एक सवाल में भी दिया है, सवाल में बचत का रेशियो दिया 20 को, बस दोनों को डिवाइड कर दिया। 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 9 को 6 से डिवाइड किया डेढ़, 8 को 4 से डिवाइड किया। ये इनका इनकी इनकम का रेशियो 4 2 6 और दे 7.5। मेरे हिसाब से इनकी कुल इनकम है 7.5। सवाल में इनकी कुल इनकम कितनी 45,000 है। तो या देखो दशमलव हटा 0 का 600, 75 सिक्जा 450 होता है। 75 का भाड़ा तो आते ही, अरे भाड़ नहीं जाए तो 15 का आता है, 15 15 5 75, 15 3 45, जीरो कितने 4। 5 से 30 काटा, अब जीरो कितने तो 1 बराबर, तो 4 बराबर 24, डेढ़ बराबर डेढ़ इंटू 6,000 9,000, 2 बराबर 2 इंटू 6,000 6,000 का गुणा किया एक बार, 6,000 का 4 में गुणा किया है तो 24, 6,000 का 1.5 में गुणा किया है तो 9, 6,000 का 2 में गुणा किया है तो 12। फिर से बताएं, पहले एक बार नोट कर लो, हटा के पूरा बता देंगे।
75 खर्च तो बचा कितना? 25। 70 खर्च तो बचा कितना? 62 खर्च तो बचा कितना? इसमें कुछ कटेगा क्या? कुछ नहीं कटेगा, है ना? कुछ कटेगा नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं। डायरेक्ट लिख दो। हाँ यस सर। 25, 30 और 25। कुछ कट तो रहा नहीं, तो यही रहे। अब सवाल में बचत का रेशियो बोला हो 20, 30, 21। अब इनमें जो कट रहा है काट, जैसे 7 नहीं, 3 से ये कट गया 7, 3 से कट गया 10, 5 से कट गया 4, 5 से कट गया 5, 19 से कट गया 1, 19 से कट गया 2, तो बचे में बटे हर में बचा 5, 10 और 2। कल भी ये बात बताई थी कि हर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हर का लासा लेके गुणा करते हैं। अनुपातों में कभी भी हर बच जाए तो हर का लासा लेके गुणा करते हैं। तो बचा क्या है? 5, 10, 2, लासा कितना? 10 ही तो होगा। तो बस 10 से पूरे में गुणा, 10 का गुणा इसमें, 10 का गुणा इसमें और 10 का गुणा इसमें किया तो 5 से 10 गया 2, 2 4, 10 से 10 गया बचा, 2 से 10 गया, ये इनकम का रेशियो हो गया। 8 7 15, 15 5 20। सवाल में टोटल इनकम कितनी है? 30। तो 20 बराबर 30,000। आगे कर लो, पता नहीं। चलो जीरो बढ़ा, 20 बराबर 30,000 के तो 1 बराबर निकाल, फिर 8 बराबर 7 बराबर 5। तुम लोग ये चीज नहीं मैनेज कर पाए हो, ये बटे वाला। हर अनुपात अनुपात समानुपात वैसे ही अनुपात वाली सिचुएशन फंसेगी। और जब भी हर में कुछ बच जाए, जैसे मान लो ये इस तरह के सिचुएशन आ जाए, ये लिखा है 3/5, 7/10 और 11/4। तो हर का लासा 5 10 का 10, 10 4 का 20, और बस पूरे में 20 से गुणा, इसमें भी 20 से गुणा, इसमें भी 20 से गुणा, इसमें भी 20 से गुणा। हर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हर खत्म हो जाएगा, अनुपात नॉर्मल हो जाएंगे, फिर तो सवाल हो जाएगा। अगर कभी भी इस तरह से अंश बटे हर वाली सिचुएशन फंस जाए तो हर का लासा लेके सबने गुणा कर, वही सवाल में किया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था 4/5, यहाँ पे था 7/10 और आखिरी में था 5 10 2 लासा रहेगा, 10 ही रहेगा, 10 से सबने गुणा। सर रेशियो पॉइंट ले सकते हो, बिल्कुल। पिछले सवाल में लिया नहीं था 1.5 लिया नहीं था? तो 25 30 35 का रेशियो नहीं है। जैसे ये बटे का 7 है ना, तो ये पूरा पूरा विभाजित ही नहीं होगा। नहीं, ये सारे हो जाएंगे, ले सकते हो जाएगा। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका आंसर क्या है? इस सवाल में यहाँ पे हमने छोड़ दिया कि 20 से भाग करके गुणा कर लोगे, लेकिन इतने निकम्मे टाइप हो, 20 से भाग करोगे इसे कितना आ जाएगा? 0 0 खत्म, 1500, 1500 का 8 में नीचे गुणा तो 12,000, 1500 का 7 में गुणा तो 10,500। निकम्मे पहले कह देते तो पहले तो निकाल लेते। अच्छा, इसके बगल वाली पेज की भी फोटो है। पेज तो सवाल लिखो।
बोले संपूर्ण पृथ्वी पर, अच्छा क्वेश्चन है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि मतलब थल, लैंड और पानी, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:4 है। सही, बड़ी। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:4 है। लिख लिया। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का क्या अनुपात है? दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का क्या अनुपात है? नहीं लिख पाएंगे आप? पूरी पृथ्वी पे भूमि और पानी का अनुपात 1:2, उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 3:4 है, और दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात तुम बता दोगे। हो गया 4-5 ऑप्शन में है। देख लो है ना? देखो पूरी पृथ्वी के 2 बराबर हिस्से, एक हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिण, दोनों बराबर बराबर है। ज्योग्राफी में ये बात पढ़ाई जाती है कि भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, मैं बोलना चाहूँ, हाँ 0 डिग्री। अच्छा जी, पृथ्वी को 2 बराबर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट उत्तरी, भारत लगा कौन से मिलता है? उत्तर पूर्वी या उत्तरी पश्चिमी? उत्तर पूर्वी। पाकिस्तान दोनों यहीं पे हैं, फालतू में दिमाग। पाकिस्तान है तो भारत के अंदर ही, बाहर है ना? इतिहास नहीं पढ़ाया हर चीज इतिहास। बहुत पुरानी बात है, जब डिसीजन नहीं हुआ था पाकिस्तान वालों को, जब दोनों एक ही थे। वही तो हम कह रहे हैं और सर कहते हैं। क्वेश्चन सर, पूरी पृथ्वी के 2 बराबर हिस्से, एक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, एक हिस्सा। तो पृथ्वी किसी भी एक गोलार्ध के जस्ट डबल, पृथ्वी किसी भी एक गोलार्ध की जस्ट दुगनी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे
मान लो इस वाले भाग का एरिया 80 एकड़, बहुत कम एरिया हमने माना है, मान 80 एकड़। तो पूरी पृथ्वी कितनी? 160। पृथ्वी जस्ट डबल, क्योंकि 80 एकड़ ये, 80 ये भी होगा, तो पृथ्वी कितनी? देखो अब इस सवाल में बोला है कि जो पृथ्वी है उसमें भूमि और जल का रेशियो है 1, मतलब टोटल पृथ्वी कितनी? 3। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में ये रेशियो है 3-4। सवाल में ऐसा होगा, उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना? तो ये टोटल कितना है? 7। मेरे हिसाब से पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की दुगनी होनी चाहिए, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी से दुगने से भी ज्यादा, 3 का दुगना 6, 6 से भी ज्यादा, अंधेर नगरी मचा रहे। तो पहले इन दोनों को बराबर करने की सोचो, केवल सोचना है, करना होता है। इनको बराबर करने की सोचोगे तो ऊपर गुणा किससे? 7 से। नीचे गुणा? नीचे करेंगे, नीचे 3 से गुणा करते हैं तो नीचे हो गया 9 और 12, तब नीचे लिखे 9 और 12, तो टोटल कितना? अच्छा, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की दुगनी, उत्तरी क्या, पृथ्वी किसी भी गोलार्ध की दुगनी, उत्तरी गोलार्ध से भी डबल है पृथ्वी, और दक्षिणी गोलार्ध से भी डबल। ये 9 और 12 कितना है? 21। तो पृथ्वी कितनी होगी? 42। ठीक, तो यहाँ पे है कितनी? 3 में किससे गुणा करेंगे? 42 से। 3 में किसके गुणा करें कि 42 हो गया? तो 14, 14 3 42 हो जाएगा। 14 का गुणा करोगे तो 14 है, तो 14 और 2, पूरी पृथ्वी में जमीन है कितनी? उत्तरी गोलार्ध में कितनी? तो दक्षिणी में कितनी बची? कर दिया तुमने, देखा हमने निर्देशन दिया। पूरी पृथ्वी में पानी कितने लीटर बचा है? उत्तरी गोलार्ध में कितना, तो दक्षिणी में कितना? बस 500। अच्छा क्वेश्चन। संपूर्ण पृथ्वी पे थल और जल का अनुपात 1:2। संपूर्ण पृथ्वी पे थल और जल का अनुपात 1:2। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3। 2-3। संपूर्ण पृथ्वी पे थल और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3। दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा? हो रहा है या बताए? चार 11 सही। 4-11
नहीं, देखो पृथ्वी में तो एक ही दो का रेशियो बोला और उत्तरी गोलार्ध में रेशियो बोला दो तीन, टोटल कितना बराबर करने के लिए क्या करें, ऊपर 5 नीचे 3, नीचे पहले मल्टीप्लाई करो, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6 और 9 और हो जाएगा कितना, अच्छा उत्तरी गोलार्ध 15 है तो पृथ्वी कितनी होगी 30, जस्ट डबल, और है कितनी 3, 3 को 30 बनाना है तो क्या करें 10 से गुणा, 3 तो है 30 ही तो बनाना है, 10 से गुणा, 10 से गुणा करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा, बस घटा तो 20 में 9 गया, 10 में 6 गया। इस सवाल को कुछ लोग इस ट्रिक से भी बताते हैं, पर ये ट्रिक हम बताए दे रहे हैं, पर हर एक इस तरह के सवाल में काम नहीं करती, हर एक इस तरह के सवाल में काम नहीं करती, इसके पहले वाले सवाल में ही काम नहीं करती, बताइए ना बता दीजिए सर, हर एक में काम नहीं करे, समझने वाली लगाना बहुत समझे ले रहे हैं। देखो पूरी पृथ्वी का रेशियो 1 और 2, 0 0 बढ़ा दिया, 10 20 पृथ्वी कर दी, उत्तरी गोलार्ध आधा होगा तो कितना होगा 15, और उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना 2 3, टोटल कितना 5 में किससे गुणा करें 15 होगा, 3 से गुणा कर दिया तो हो गया 6 और घटा दिया 10 में 6 गया 4, 20 में, हर एक में काम ही नहीं करती, ये बता इसलिए दिया क्योंकि हाँ ऑनलाइन ये ट्रिक ज्यादातर लोग यदि सवाल करवाते और इस सवाल में ये ट्रिक लग जाती और इसके पहले वाले में लगती नहीं, तो वो ट्रिक किस काम की जो हर एक सवाल लगा, सवाल बोले लिखो, x y के वर्ग के विलोमानुपाती है, x y के वर्ग के विलोमानुपाती है, x is inversely proportional to the y square, आंग्ल भाषा में ये बोले x is inversely proportional to the y square, x y के वर्ग के विलोमानुपाती, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3, तो y बराबर 6 के लिए x का मान क्या होगा, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3, तो y बराबर 6 के लिए x का मान क्या होगा, इस तरह का भी सवाल आ जाता है, 2011 यूपीपी में इस टाइप का क्वेश्चन आया भी, हाँ वो तो पहले से तय है। देखो इस जब भी विलोमानुपाती या समानुपाती इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो उनमें नीतांक लगाना जरूरी होता है, हम तुमको याद दिला रहे हैं हाई स्कूल की, भाई इंक भर दे, पोलियो है फिलहाल तो जी जाए तो जी,
वो याद है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम? क्या? हाँ साइंस मैथ में तो झंडे गाड़े हो ना, साइंस नहीं गाड़े। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये तब तो ही मत था, हम लोग पारिवारिक आदमी। नहीं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। हाँ हाँ, किस चीज के? ग्रेविटेशन का तो वो न्यूटन के गति विषयक नियम, जिसमें पहला नियम ये था जड़त्व का नियम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्शिया करके क्या कहेंगे। हाँ हाँ। दूसरा संवेग का नियम था या बल की परिभाषा कह सकते हैं, और तीसरा एक्शन रिएक्शन का। वो न्यूटन के गति विषय, गतिमान वस्तुओं पे कौन से बल कार्य। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हम याद दिलाते हैं, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। ऐसा लग रहा कभी कुछ पढ़ा था ऐसा, चलो अभी याद आएगा। ये हाई स्कूल का जो मैटर है ना साइंस का, ये तुम बहुत अच्छे से पढ़ना, ये क्योंकि कंपटीशन में अभी भी पूछे जाते हैं। हाँ हाँ, हमने तो हाई स्कूल पिछले साल किया। तो समय हो गया। डेली मैथ पढ़ा रहे, साइंस नहीं पढ़ा रहे। साइंस आदर्श से पढ़वाते थे, और वो बेचारा हमसे पढ़ के ही पढ़ाता। तो पढ़ाने के लिए पहले हमें पढ़ाना पड़ता। साइंस एक साल आदर्श से ही पढ़वाई। देखो ये नियम था, पहला नियम था F प्रोपोर्शनल टू m1 किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों कणों के द्रव्यमान मास के गुणनफल के समान था। इसका इस सवाल से क्या लेना देना है ये भी हम समझाएंगे, फालतू फालतू चीजें हम नहीं बता, सवाल से इसका भी लेना देना। और दूसरा नियम ये था कि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दो कण है, एक m1 एक m2 और उनके बीच की दूरी है r, तो गुरुत्वाकर्षण बल के ये r स्क्वायर होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इन दोनों नियमों को मिला दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को मिला दो तो नियम बनता था m प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी कभी ये सिंबल आ जाता है, फिजिक्स हो या मैथ हो, तो इस सिंबल को हटाने के लिए यही सिंबल होता है किसका, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का भी यही बोल देते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती सिंबल तो यही होता है ना। ये जो सिंबल होता है, मैथ हो साइंस हो या केमिस्ट्री हो, ये सिंबल जब भी हटता है उसकी जगह कोई ना कोई नियतांक आता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम था, उसमें जब ये सिंबल हटा तो उसकी जगह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है। ये याद है या नहीं? कैसे है? इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तुमने वो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, याद है या नहीं? केमिस्ट्री हाई स्कूल। बॉयल का नियम था P1 V1 बराबर P2 V2। चार्ल्स का नियम था V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2।
और ग्राहम का विसरण नियम था, शायद n से डिनोट करते थे। विसरण होने की दर जो थी उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ये 3 नियम थे। इन तीनों नियमों को मिला के एक नियम बना जिसे गैसी नियम बोलते हैं। और वो नियम था ये, P1 V1 प्रोपोर्शनल टू T1। और जहां पे जब ये समानुपाती का सिंबल आता तो इसकी जगह पे R आता है और नियम बनता है PV बराबर nRT, जहां पे n गैस के अणुओं की मोलों की संख्या हो। हाई स्कूल की केमिस्ट्री में ये था, PV बराबर nRT, इसको गैसीय समीकरण बोलते हैं। ये याद है, ये भी नहीं याद। हम समझाना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जब भी ये सिंबल आ जाता है तो इसकी जगह पे नितांक लगाना जरूरी है। यहाँ पे नितांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नितांक आया और यहाँ पे इसको बोलते थे गैसीय नितांक आर। जब भी ये सिंबल हटता है, कौन सा, ये सिंबल जब भी हटता है तो नितांक जरूर आता। अगर नितांक नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। यहां तक सही। ये सिंबल मैथ में या साइंस में जब भी आता है तो इसके हटाने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर है। कोई भी वैल्यू नहीं नहीं भाई, ये सारे नियम, इसकी वैल्यू थी 1.76 इंटू 10 की घात -33। कोई भी वैल्यू नहीं रख दो। तो लोगों ने हल करके निकाला कि इसकी वैल्यू क्या हो। चलो पता है इसलिए पता है। नितांक का मान निकालना पड़ता है। इसी तरीके से इस सवाल में बोला है x y के वर्ग के विलोमानुपाती। x जो है वो विलोमानुपाती है किसके, यही सिंबल होता है अनुपाती या विलोमानुपाती। यहां तक ठीक है। अब अगर तुम ये सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह तुम्हें कोई ना कोई नितांक लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे नितांक के लगा के, जरूरी है के ही लगाए, एच लगा तो वही तो मैं सर उतने टाइम कह रहा था कि वैल्यू क्या कांस्टेंट नहीं, कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। जो भी तुम रखोगे बट तो सब कोई भी रखेगा। हाँ अरे है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण नितांक कैपिटल जी ही होता है, उसको नहीं बदल सकते हो। और गैसीय नितांक कैपिटल आर ही होता है। लोगों ने बना दिया नियम हम लोग के आने से पहले। हम होते तुम कुछ भी रख देते तुम्हारे के। हाँ हाँ, एक्स वाई को छोड़ के कुछ भी के रखे थे। बचपन से नितांक की जगह के रखा। अब सवाल में बोला देखो, कंडीशन दी जब x बराबर 4 तो y बराबर 3। क्वेश्चन में कंडीशन दी जब x बराबर 4 तो y बराबर क्या है, ये वैल्यू यहां रखो। x की जगह 4, k अपनी जगह रहेगा और y की जगह 3 रखोगे तो y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहां से k बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे ठीक k की वैल्यू कितनी आ गई। अब सवाल में पूछा है y बराबर 6 के लिए x का मान क्या, अब k का मान हमको मालूम है कितना। अब k की वैल्यू पता है, इक्वेशन यही होती, इक्वेशन यही बनेगी कि x बराबर k अपॉन y स्क्वायर। k की वैल्यू क्या है और y की क्या है, और 6 का स्क्वायर 36 36, तो x की वैल्यू क्या है 1 आएगा। क्वेश्चन इजी, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नए लड़के से तुम ये सवाल पूछोगे तो कहोगे कि ये कैसा था, वो कहेगा कि यहाँ 3 है तो 4 है, तो यहाँ 6 है तो 8 है। वो इस तरीके से हल करता होगा। वो तो तुम समझदार हो जो ये चुतियापा वाली हरकतें नहीं करते हो। नए लड़के यही हरकतें करते, तुम्हारी बात नहीं करते, दिल मेरा।
वाइन घर तो अद्भुत हुनर। देखो मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई जाती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम नहीं बता दिया, इस मनुष्य के कारण गति विषयक नियम नहीं बता दिया। पहला नियम था जड़त्व का नियम, कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे, या यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे। वो एक्शन रिएक्शन है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ हाँ, उसको एक्शन रिएक्शन बोलते हैं ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो यही, हमसे ये सब गलतियां नहीं होती। हमसे गलत हो जाए कल से मैं देना पड़ेगा, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। हमसे गलती हुई होती धरती में भूकंप आ चुका होता, अब तक दुनिया खत्म, मलबे के नीचे तुम लोग दबे हो। हम बच गए होते। देख लो, हम हमारा गुरु कभी गलत नहीं हो ही नहीं सकता कि हमसे गलती। अभी साल ही कितने, 2003 में तो हाई स्कूल किया, 21 साल तो हुए ना। हम चले जाएंगे घर जाते समय एग्जाम नहीं जाएगा।